हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल जो मॉडर्निस्ट नॉवेल का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स माना जाता है और इसको लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। तो ये नॉवेल बहुत सारे एग्जाम्स में प्रिस्क्राइब्ड है, यूनिवर्सिटी सिलेबस में भी ये प्रिस्क्राइब्ड है। उसके अलावा जो टीचिंग एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले हम वर्जीनिया वुल्फ से कुछ पॉइंट्स देखते हैं क्योंकि काफ़ी प्रोमिनेंट ऑथर हैं मॉडर्न एज की। तो इनकी हम बात करें तो ये मेजर इंग्लिश नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड क्रिटिक हैं और मॉडर्निस्ट लिटरेचर की लीडिंग फिगर हैं। ओके, शी इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबरी ग्रुप। आप लोग को समझना है ब्लूम्सबरी ग्रुप क्या है। तो ये एक लिटरेरी ग्रुप है जिसमें आर्टिस्ट भी थे, राइटर भी थे और इंटेलेक्चुअल्स भी थे। ये सभी एक ग्रुप बनाते हैं और अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जो भी इनकी इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है उसको वो शेयर करते हैं अपने वर्क्स के माध्यम से। तो इसमें कुछ मेंबर्स आर्टिस्ट भी थे, एक पेंटर भी थे और कुछ राइटर भी थे, कुछ बायोग्राफर भी थे। मेजर जो नाम है वो आपको याद रखना है, वर्जीनिया वुल्फ, J.M. केनीस, ठीक है, J.M. केनीस या केन्स, ठीक है, E.M. फॉस्टर, वेनेसा बेल और क्लाइव बेल एक आर्ट क्रिटिक वो भी रही हैं। लिटॉन स्ट्रैची ये बायोग्राफर थे। तो ये कुछ मेजर नाम थे जो आपको याद रखने हैं। पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके वर्क की हम बात करें तो इन्होंने कैरेक्टर्स की इनर लाइफ पे फोकस किया है। टाइम एंड मेमोरी को भी इन्होंने अपने वर्क में दिखाया है। फेमिनिज्म एंड आइडेंटिटी से एसोसिएटेड हैं। शी इज़ नोन फॉर साइकोलॉजिकल रियलिज्म रादर दैन प्लॉट ड्रिवन फिक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपने वर्क में प्लॉट पे फोकस किया है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेडिशनल प्लॉट नहीं है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म का ज़्यादा यूज है। मतलब कि प्लॉट फिर ट्रेडिशनल नहीं रहेगा, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर रहेगा। एंड शी इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। और इनकी हम बात करें रिकग्निशन की तो आफ्टर डेथ इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। इम्पॉर्टेंट वर्क, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में क्रोनोलॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं और बाकी एग्ज़ाम में मैच मेकिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मिसेस डैलोवे 1925, हू द लाइट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस नॉवेल से मैंने इन्फ्लुएंस होके ही अब इस चैनल का भी नाम लिटरेचर लाइट हाउस किया है, ठीक है। तो 1927 का ये वर्क है, इसमें रैमसे फैमिली को दिखाया गया है। ऑरलैंडो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। 1928 द वेव्स 1931 में आता है। जैकब्स रूम ये भी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन द एक्ट्स 1941 में आता है, ये पोस्टमसली पब्लिश्ड है। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं कि विच वर्क बाय वर्जीनिया वुल्फ वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली, या ईयर वाइज पूछा जाएगा। इसमें होमोसेक्सुअल थीम मिलेगी ऑरलैंडो में। ओके, ए से इनका द रूम ए रूम ऑफ वंस ओन 1929 का बहुत फेमस ऐसे है। इसमें लाइन है, अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। जब फेमिनिज्म में हम पढ़ेंगे, फेमिनिस्ट थेरिस्ट में साइमन डी ब्यूअर, एलन शोवाल्टर, तो इन सब में वर्जीनिया वुल्फ का भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक ऐसे लिखा है थ्री गनीज 1938 का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ मेजर वर्क्स थे एंड मेजर इंफॉर्मेशन थी जो आपको जाननी है। इसके अलावा इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस रहा है, लाइक डिप्रेशन की बहुत शिकार रही हैं और इनको बायपोलर डिसऑर्डर रहा है। ये भी एक मेजर पॉइंट है जो अगर बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इन्होंने अपने हस्बैंड लियोनार्ड विल्फ के साथ मिलके हॉगवर्ट्स प्रेस को इस्टेब्लिश किया था। तो ये जो नॉवेल है ये भी हॉगवर्ट्स प्रेस में ही पब्लिश होता है। ओके, तो नेक्स्ट अब देखते हैं मिसेस डैलोवे। टाइटल हम देखते हैं, टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। तो मिसेस डैलोवे क्लैरिसा डैलोवे जो कि टाइटल कैरेक्टर हैं इनके ऊपर है। तो कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है। बहुत लोग अगर मिसेस डैलोवे ही पढ़ें, क्लैरिसा नहीं पढ़े तो कंफ्यूज हो सकते हैं। ये एम्फेसाइज करता है वुमेन की सोशल आइडेंटिटी को। तो यहाँ पे क्लैरिसा हमेशा पार्टी वगैरह देती रहती हैं। पार्टी इनको एक खुशी देती है, एक ग्रुपिंग होती है, गैदरिंग होती है लोगों की, तो इनको अच्छा लगता है, ठीक है। हर रोल एज अ वाइफ एंड हॉस्टेस, हॉस्टेस किसकी है, पार्टी की वाइफ है।
और ये वुल्फ के रिफ्लेक्शन को दिखाता है, फोकस ऑन ऑर्डिनरी लाइफ एंड इनर एक्सपीरियंस। तो इनर एक्सपीरियंस जो भी है उसको हम इम्प्रेशनिज्म के एक मेजर पॉइंट में समझते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड ऑफ द नॉवेल, तो पब्लिकेशन 1925 है। इसकी सेटिंग लंदन में और एक ही दिन में है, जून में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। सेटिंग से क्वेश्चन बनता है, कितने दिन की स्टोरी है ये बन जाता है, और किस मंथ की है, जून की है, ये आपको याद रखना है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर इंग्लैंड, ये टाइमलाइन है और इसका असर हमको कैरेक्टर्स में काफ़ी देखने को मिलेगा। एक्सप्लोर करता है ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑफ वॉर, चेंजिंग सोशल वैल्यूज, सोसाइटी में विमेन की क्या पोजीशन है, इसको भी ये दिखाता है नॉवेल। प्लॉट समरी हम देखते हैं। तो एक सिंगल डे की स्टोरी है क्लैरिसा डेलवे की, और एक मिडिल एज वुमेन है जो कि पार्टी के लिए प्लानिंग कर रही हैं। तो शुरुआत का सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाती हैं फ्लावर्स खरीदने। ठीक है। तो फ्लावर जो है वो सिंबलिज्म है, किसका सिंबलिज्म है, डोमेस्टिसिटी का एंड वाइटैलिटी का। ठीक है। इनकी डोमेस्टिक लाइफ को दिखाते हैं एंड वाइटैलिटी को भी दिखाते हैं। ओके। और ये किसकी शॉप पे जाती हैं, मिसेस प्रिम्स की शॉप पे जाती हैं। ओके। मिसेस प्रिम की शॉप पे जाती हैं, और जब ये जा रही होती है तो ये अपने यूथ के बारे में सोचती हैं, अपने लव के बारे में, जो उनकी चॉइसेस रही हैं उसके बारे में भी ये सोचती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। पैरेलल स्टोरी चलती है सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ये एक वेटरन है, वॉर वेटरन है, और ये शेल शॉक से, मतलब पोस्ट वॉर शेल शॉक से सफ़र कर रहे हैं। पोस्ट वॉर इनको ब्रेक डाउन हुआ है, इनके एक फ्रेंड की डेथ हो जाती है। ठीक है। तो इसको कई बार PTSD, ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेप्टिमस को बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन होते हैं, इनके फ्रेंड जिनकी डेथ हो चुकी है वो उनके दिखते हैं। इनके फ्रेंड का नाम भी कई बार पूछा जाता है, इवेंट्स नाम है। और ये उस वॉर के जो सीन है, जो वॉर की जो इमेजरी, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, जो इनका एक्सपीरियंस है उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और लास्ट में जब इनका ट्रीटमेंट इनकी वाइफ करवाती हैं, तो जो 2 डॉक्टर हैं उनसे मिलते हैं, इन्हें वो कंफर्ट, या आप कह सकते हैं वो सिक्योरिटी नहीं महसूस होती, और लास्ट में इन्हें हेलुसिनेशन होने लगता है कि जो डॉक्टर हैं वो इनको मारने आए हैं, और ये खिड़की से कूद के, विंडो से कूद के सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है। तो ही कमिट सुसाइड आफ्टर बीइंग थ्रेटन विद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है। तो जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बातों से ये बहुत ज़्यादा थ्रेटन होते हैं। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे कौन सा है, जो हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे मेडिकल अथॉरिटीज़ या इंस्टीट्यूशलाइजेशन किसके कैरेक्टर के माध्यम से दिखेगा, डॉक्टर विलियम ब्रैडशॉ। ठीक है। क्लैरिसा जब डॉक्टर यहाँ पे आते हैं इनकी पार्टी में, वो बताते हैं कि यहाँ पे सेप्टिमस स्मिथ ने सुसाइड कर लिया है। तो उसको जब सुनती हैं तो ये अपनी लाइफ की रिफ्लेक्ट करने लगती हैं। ठीक है। शी रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ, डेथ एंड ह्यूमन कनेक्शन, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे उस कुछ और कैरेक्टर हैं जो हम देखेंगे। मेजर कैरेक्टर्स हम देख रहे हैं। क्लैरिसा प्रोटोगोनिस्ट हैं, सेंसिटिव रिफ्लेक्टिव वुमेन हैं, और वो सोशल अपीयरेंस से ज़्यादा कंसर्न रहती हैं। शी स्ट्रगल्स विद आइडेंटिटी एंड लोनलीनेस, तो अपनी पास्ट लाइफ को याद करती हैं। उनके लवर रहते हैं पीटर वॉल्स, उनके साथ के जो भी टाइम है उसको याद करती हैं, अपनी चॉइसेस को याद करती हैं, अपनी फ्रेंड को याद करती हैं, सैली सैटन को याद करती हैं। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, तो ये वॉर वेटरन है। ही सफर्स फ्रॉम मेंटल इलनेस, ही रिप्रेजेंट ट्रॉमा ऑफ वॉर, और वो क्लैरिसा के डबल के रूप में एक्ट करते हैं, मतलब क्लैरिसा की काउंटर पार्ट यहाँ पे सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ को दिखाया गया है। तो ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड डेलवे, ये क्लैरिसा के हस्बैंड हैं, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन है एंड इमोशनली रिजर्व्ड हैं। ओके। पीटर वॉल्स, ये कौन है, तो पीटर वॉल्स है क्लैरिसा के फॉर्मर लवर। ही इज इमोशनल एंड इनसिक्योर, और ये रिप्रेजेंट करते हैं लॉस्ट पॉसिबिलिटीज को। सैली सेटन, ये कौन है, क्लैरिसा की क्लोज फ्रेंड है, सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूथ। तो ये जब यंग थी तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम में रहती थी, और ये काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को एंजॉय करती थी। ओके। इसके अलावा 2 कैरेक्टर और हैं,
एक है लेडी ब्रूटन जो इस नॉवल में आएंगी, ठीक है, लेडी ब्रूटन। ये एक एरिस्टोक्रेटिक हॉस्टेस हैं जिनका पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, 62 ईयर्स की हैं और क्लैरिसा के लिए एक मदर लाइक फिगर हैं। इसके अलावा क्लैरिसा की जो डॉटर हैं एलिजाबेथ नाम है, वो इम्पोर्टेंट है। एलिजाबेथ है, 17 ईयर्स की हैं। और मिस किलमैन है जिनको एलिजाबेथ बिल्कुल जिनको क्लैरिसा बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और टीचर भी क्लैरिसा को पसंद नहीं करती हैं। हिस्ट्री की ट्यूटर हैं ये एलिजाबेथ की, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। ओके, टाइम एंड मेमोरी मेजर थीम्स है यहाँ पे, पास्ट एंड प्रेजेंट को मर्ज किया गया। तो यहाँ पे अक्सर फ्लैशबैक में स्टोरी चलेगी फिर प्रेजेंट में आ जाएगी, तो जो एक स्ट्रक्चर रहा है ट्रेडिशनल प्लॉट में वो यहाँ में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे यूज किया गया है। अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं। मेमोरीज शेप आइडेंटिटी, ठीक है, मेमोरी के बेसिस पे यहाँ पे आइडेंटिटी आपको देखने को मिलेगी। लाइफ एंड डेथ, तो लाइफ एंड डेथ हमने देखा सेप्टिमस यहाँ सुसाइड कर लेते हैं। क्लैरिसा का भी रिफ्लेक्शन हम देखते हैं लाइफ एंड डेथ के बारे में जब वो इनकी जब वो सेप्टिमस की डेथ के बारे में सुनती हैं। इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, तो यहाँ पे सोशल प्रेशर हम देखते हैं कि क्लैरिसा के ऊपर क्या सोशल प्रेशर रहता है, वो किस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सपोज करती हैं या उनकी लाइफ पैटर्न क्या रहे हैं। तो वो पार्टीज वगैरह को काफ़ी इंजॉय करती हैं। तो ये जो फ्रेगमेंटेड लाइफ है आफ्टर वॉर हम कह सकते हैं, उसके बाद जो लोग यूनाइटेड होके मिल रहे हैं एक दूसरे से, उसको दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं ये अपर क्लास को भी दिखा रहा है कि हालांकि वॉर है तो एक तरफ सेप्टिमस स्मिथ जैसे लोग हैं जो काफ़ी परेशान है, डिस्टर्ब, एक तरफ अपर क्लास सोसाइटी जिसे कोई फर्क नहीं है। लॉस ऑफ पर्सनल फ्रीडम भी हम यहाँ देखते हैं। तो क्लैरिसा की जो लाइफ है वो एज अ मदर, एज अ केयर टेकर ही हो गई है। उनकी एक लाइफ, अपनी पर्सनल इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ट्रॉमा एंड मेंटल इलनेस, तो वॉर के साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमें देखने को मिले सेप्टिमस स्मिथ में, और पीटीएसडी या शेल शॉक, इससे वो सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फेमिनिन आइडेंटिटी हम देखते हैं तो वुमेन की जो आइडेंटिटी है वो कुछ रूल्स से ही कन्फाइन हो गई है, जैसे यहाँ पे क्लैरिसा का रोल है वाइफ का, होस्टेस का। अब इस नॉवल में हम देखते हैं सिंबलिज्म क्या है। तो बिग बैन यहाँ पे बहुत बार अपीयर हुआ है। बिग बैन मतलब जो क्लॉक टावर जैसे आप कह सकते हैं, ठीक है, तो काफ़ी बार इसको मेंशन किया गया है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैसेज ऑफ टाइम, जो कि बढ़ रहा है, जो टाइम बीत रहा है उसको दिखा रहा है, और सोशल ऑर्डर को भी ये दिखा रहा है। फ्लावर्स, तो फ्लावर्स मैंने आपको बताया था, ये कहीं ना कहीं क्लैरिसा की जो डोमेस्टिसिटी है, इनवाइडेलिटी, उसको भी दिखा रहा है, और लाइफ, ब्यूटी एंड ट्रांजिएंस को भी दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो एक समय के बाद मुरझा जाते हैं, सेम एज हमारी लाइफ है, ट्रांजिटरी लाइफ है। पार्टी ह्यूमन कनेक्शन को दिखा रहा है, सोशल परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, ठीक है। सेप्टिमस ये किसको दिखा रहे हैं, इनर डिस्पेयर को, जो लाइफ से डिसइल्यूजन हो चुके हैं। वॉर, ट्रॉमा और मैडनेस को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फेलियर ऑफ सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइल हम देखते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अगर आप प्रेस्क्राइब नहीं है सिलेबस तो भी वर्जीनिया वुल्फ के इस बुक से क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज़ हुआ है, इंटीरियर मोनोलॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्री इनडायरेक्ट इन डिस्कोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिफ्टिंग व्यू पॉइंट, मतलब कभी क्लैरिसा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी दिखाई जा रही है, कभी सेप्टिमस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन लीनियर नैरेटिव भी हमें इस नॉवल में देखने को मिलेगा, कोई लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है। सिग्निफिकेंस क्या है इस नॉवल की, तो ये मॉडर्निस्ट नॉवल का एक लैंडमार्क माना जाता है। इस नॉवल में हमें साइकोलॉजिकल डेप्थ देखने को मिलेगी। इनोवेटिव नैरेटिव टेक्निक का भी इसमें यूज हुआ है, ठीक है। फोकस है इनर रियलिटी पे, किस पे फोकस है, इनर रियलिटी पे फोकस है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखते हैं, तो पहले कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की भी तैयारी कर रहे हैं, या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की भी। तो पहला तो एक क्वेश्चन जो बनता है वो, मिसेस डैलवे एज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, ये बहुत मेजर पॉइंट बनता है। इसके अलावा क्लैरिसा डैलवे का कैरेक्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। थीम्स ऑफ टाइम इस नॉवल में क्या है। एग्जामिन सेप्टिमस एज क्लैरिसास डबल। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म इन मिसेस डैलवे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रख के आंसर प्रिपेयर करने हैं, और सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू देखते हैं, तो मिसेस डैलवे का पब्लिकेशन 1925,
The novel takes place over one day. The technique used in the novel is stream of consciousness. Septimus suffers from shell shock. बिग बेन ये किसको सिम्बलाइज कर रहा है? टाइम एंड ऑर्डर को। क्लैरिसा के फॉर्मल लवर कौन है? पीटर वेल्स। तो ये आपको याद रखना है। तो जब ये बहुत समय बाद जब मिलते हैं, जब फ्लावर लेके जब वापस आ रही हैं, तो इसके बाद जब ये घर आती है तो पीटर वेल्स इनसे मिलते हैं, और ये इंडिया में थे, बीच में चले गए थे, और इसके बाद ये वापस आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इनका इमोशनल अभी भी अटैचमेंट क्लैरिसा से है, ठीक है। और नॉवेल की जो एंडिंग होती है वो भी पीटर वॉल्स के स्टेटमेंट से ही होती है। और जब सेप्टेमस की जब ये डेथ के बारे में सुनती हैं तो ये थोड़ी देर के लिए पार्टी से चली जाती हैं, अपनी लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं और लास्ट में वापस आ जाती हैं। तो इनका स्पीच है इट इज़ क्लैरिसा, ठीक है। ये इनका लास्ट का स्पीच है, और इनके ही पर्सपेक्टिव से ये नॉवेल की एंडिंग होती है। सैली सेटन ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यूथ एंड फ्रीडम को। सेप्टिमस क्या कमिट करते हैं? तो सुसाइड कमिट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि डॉक्टर जो है इनकी लाइफ के लिए खतरा है, तो आपको नाम याद रखने हैं डॉक्टर्स के। और ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी वाइफ से भी ये बहुत ज़्यादा अलूफ हैं, ठीक है। दिस द पार्टी इन द नॉवेल सिम्बलाइजेस, तो ये ह्यूमन कनेक्शन को दिखा रही है, ठीक है। वर्जीनिया वुल्फ वॉज पार्ट ऑफ, तो ये ब्लूम्सबरी ग्रुप का पार्ट थी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सेप्टेमस की जो डेथ है उसके बारे में खबर कौन देती हैं? तो विलियम ब्रैडशॉ, जो ट्रीटमेंट कर रहे थे सेप्टेमस का, उनको भी पार्टी में बुलाया जाता है। तो वो और उनकी वाइफ जाते हैं, लेट जाते हैं। तो फिर इनकी वाइफ, विलियम ब्रॉडशॉ की वाइफ बताती हैं सेप्टेमस की डेथ के बारे में, ठीक है, जिसे सुन के क्लैरिसा काफ़ी सोच में पड़ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि वर्जीनिया वुल्फ को मॉडर्न एज के एक राइटर, जो मेजर राइटर है, जेम्स जॉयस के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि दोनों ने ही अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज़ किया है। तो जेम्स जॉयस का एक वर्क है यूलिसिस, ठीक है, यूलिसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे रिजेम्बलेंस मिलती है। अब ओवरऑल अगर आप देखें इस नॉवेल को, तो हम इस नॉवेल को एक साइकोलॉजिकल एंड मॉडर्निस्ट नॉवेल का बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। एंड इसे एक लैंडमार्क माना जाता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर में, ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ वॉर, मैडनेस एंड टाइम, ठीक है। तो अब जब भी आप इस नॉवेल को रिवाइज करें या पढ़ें, तो हमेशा इसकी साइकोलॉजिकल डेप्थ आपको पढ़नी है। साइकोलॉजिकल डेप्थ में क्या दिखाया गया है, टाइम एंड मेमोरी का सिग्निफिकेंस आपको देखना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सिम्बलिज्म, ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करने हैं जब भी आप रिवीजन करें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।